ईपीजी पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम बलवंत कौर है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी मिरांडा हाउस में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज हम स्त्री लेखन इकाई के अंतर्गत प्रभा खेतान की आत्मकथा अन्या से अनन्या में निरूपित स्त्री छवि पर बातचीत करेंगे। इस पाठ के उद्देश्य में हम देखेंगे कि हिंदी साहित्य में आत्मकथा विधा की भूमिका क्या है और उस भूमिका को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम अन्या से अनन्या आत्मकथा में प्रभा खेतान की जीवन में पारंपरिक स्त्री की जो छटपटाहट है उसको भी देखेंगे और भारतीय समाज में अकेली स्त्री के मानसिक द्वंद्वों को भी समझ सकेंगे। सिमोन द बोआ ने अपनी पुस्तक द सेकंड सेक्स में कहा था, स्त्री पैदा नहीं होती, बना दी जाती है। जब वो ये कहती हैं तो उनका अर्थ होता है कि स्त्री एक गढ़हंत है, यानी सदियों से स्त्रियों को कुछ खास भूमिकाओं में बांधा जाता है, उनको निश्चित व निर्धारित कर दिया जाता है कुछ खास भूमिकाओं में। स्नेह, कोमलता, समर्पण, वात्सल्य आदि को उनके प्राकृतिक गुणों की तरह से महिमा मंडित किया जाता है और ये कहा जाता है कि स्त्री पैदा ही ऐसे होती है। जबकि देखा जाए तो ये सभी गुण आरोपित हैं, प्राकृतिक नहीं हैं। इन भूमिकाओं और छवियों को गढ़ने में समाज व इतिहास की एक खास भूमिका रहती है। यहाँ तक कि ये भी देखा जाता है कि स्वयं स्त्री भी इसे ही अपनी वास्तविक छवि मानकर इन्हीं भूमिकाओं में अपनी सार्थकता की तलाश करती रहती है। समाज व परिवार में स्त्री की ये गढ़ी हुई छवि ही उसके दरअसल उत्पीड़न का आधार बनती है। यहाँ तक कि पश्चिम में अगर हम देखें तो फ्राइड से लेकर लाका आदि ने अपने वैज्ञानिक चिंतन द्वारा इसी छवि को स्थापित किया है। अपनी धारणाओं के द्वारा उन्होंने स्त्री के इसी पक्ष को मजबूत किया है। दरअसल पितृसत्तात्मक सत्ता अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए हमेशा स्त्रियों का एक स्टीरियोटाइप गढ़ती है और अगर कोई भी स्त्री इस गढ़हंत से बाहर निकलना चाहती है तो उसे लांछित किया जाता है, अपमानित किया जाता है, सामाजिक मर्यादाओं को खंडित करने का जिम्मेवार मान उसे प्रताड़ित किया जाता है, उसे हाशिए पर डाल दिया जाता है। ऐसे में इन गढ़हंतों को तोड़ना चाहे लेखन के माध्यम से हो या किसी और माध्यम से मुश्किल होता है, पर स्त्रियों ने इन गढ़हंतों को तोड़ा है और खासकर अगर हम देखें तो स्त्री लेखन ने इस मुश्किल काम को बहुत बाखूबी किया है। उन्होंने न सिर्फ परिवार व समाज के भीतर इन छवियों को चुनौती दी है, बल्कि साहित्य में स्त्रियों की जो स्टीरियोटाइप छवि गढ़ी गई है उसको भी तोड़ा है अपने लेखन के माध्यम से। इसीलिए स्त्री विमर्श का बहुत बड़ा हिस्सा इस गढ़ी हुई छवियों और मिथकों को ध्वस्त करने के साथ ही शुरू होता है। पश्चिम में सिमोन द बोआ से लेकर एरिगेरी, जूलिया क्रिस्तीवा, कैट मिलेट आदि अनेक ऐसी लेखिकाएं हुई हैं जिन्होंने अपने लेखन के माध्यम से इन गढ़ी हुई छवियों को तोड़ने का काम किया है। हिंदी में भी इसी तर्ज पर अपने लेखन के माध्यम से स्त्री की परंपरागत छवि को तोड़ने का काम कृष्णा सोबती से लेकर मनु भंडारी, मृदुला गर्ग, मैत्री पुष्पा, प्रभा खेतान आदि अनेक रचनाकारों ने किया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है। अगर हम ये देखें कि अन्या से अनन्या जो कि प्रभा खेतान की आत्मकथा है, ये आत्मकथा किस तरह से एक परंपरागत स्त्री की छवि को हटाती है, उस गढ़हंत को तोड़ती है, उसमें देखने पर हमें ये लगता है कि इन रूढ़ छवियों से बाहर निकलने की यात्रा कैसे शुरू होती है। पितृसत्तात्मक समाज में अपनी स्थिति व नियति की पहचान के साथ ये यात्रा शुरू होती है और उसके बाद उसमें विद्रोह के साथ ये यात्रा आगे बढ़ती है। ये यात्रा पूरी होती है अपनी अस्मिता के अर्जन के साथ। इस यात्रा में जहाँ पुराने मिथक टूटते हैं और वहीं पर ये पुराने मिथक पुनर्परिभाषित भी होते हैं और कुछ नए भी बनते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता है।
हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, पुराना भले ही टूट रहा है, पुनः परिभाषित हो रहा है, पर जो नया बन रहा है वह कहीं पुराने का ही प्रतिरूप तो बनकर नहीं रह गया, क्योंकि हम अक्सर जो हमारा शोषक होता है वो अवचेतन में कहीं ना कहीं हमारा आदर्श भी बन जाता है। इसलिए ये जरूरी है कि स्त्री की भूमिकाओं को सीमित करने वाली सत्ता संरचनाओं को सही रूप में पहचाना जाए। अगर इस संदर्भ में 2007 में प्रकाशित प्रभा खेतान की आत्मकथा अन्या से अनन्या को देखें तो ये एक ऐसी स्वावलंबी स्त्री की आत्मकथा है जिसके जीवन में सृजन, व्यापार और निजी जिंदगी 3 आयाम रहे हैं और इन तीनों आयामों पर वह लगातार अकेले ही संघर्ष करती रही है। पर चूंकि संस्कारों व परंपरा से मुक्ति की यात्रा लंबी होती है, कठिन होती है, इसीलिए आत्मकथा के भीतर प्रभा खेतान में हमें अनेक प्रभा खेतानें नजर आती हैं जो लगातार बन रही हैं, टूट रही हैं। आत्मकथा का आरंभ ही प्रभा खेतान द्वारा सती मां को प्रणाम करने तथा सती की आदर्श परंपरा में स्वयं को ढालने के साथ होता है और आत्मकथा का अंत अपने भीतर की बची हुई स्त्री को प्रणाम करने के साथ होता है। स्त्री के आदर्श से अपने भीतर की स्त्री तक पहुंचने की यह यात्रा दरअसल पितृसत्ता की गढ़ी हुई छवियों से शुरू होकर अपने आप को अपने अनुभव के सत्यों तक पहुंचने की एक कठोर साधना है और इस साधना को आत्मकथा में बाखूबी प्रभा खेतान के माध्यम से देखा जा सकता है। इस साधना में स्त्री के पुराने मिथक खंडित भी होते हैं, पुनर्परिभाषित भी होते हैं और नए मिथक बने भी हैं। इसीलिए अगर हम ध्यान से देखें तो आत्मकथा का आरंभ जहां सती को प्रणाम करने से होता है, वहीं आत्मकथा का अंत अपने स्वयं के अनुभव से अर्जित स्त्री को गढ़ने से होता है। इसीलिए प्रभा खेतान की आत्मकथा परंपरा व संस्कारों से मुक्ति की ही यात्रा नहीं, बल्कि अपनी अस्मिता स्वयं गढ़ती स्त्री की सर्जनात्मक यात्रा है और इस यात्रा के अनेक पड़ाव व चरण हैं और इन चरणों को हम एक एक बिंदु पर ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला चरण जो हमें दिखता है इस आत्मकथा में, वो है परंपरा व संस्कारों में कैद एक कमजोर स्त्री। ये आत्मकथा का पहला चरण है। आत्मकथा के इस चरण में प्रभा खेतान के रूप में हम एक ऐसी हताश और कमजोर स्त्री की छवि पाठकों के सामने आती है जो जैक्सन हाइट के फुटपाथ पर अकेली बैठी रो रही है और इंतजार कर रही है डॉक्टर सराफ का, जो एक अनजाने देश में उसे अकेला छोड़कर चले गए हैं। सिर्फ अकेला ही नहीं छोड़ा, उसका पासपोर्ट, उसका वॉलेट भी अपने साथ लेते गए हैं। ऐसी स्थिति में एक अनजान देश में प्रभा खेतान घंटों फुटपाथ पर अकेली बैठी बिसुरती रहती है, रोती रहती है, पर इतना साहस नहीं कर सकती कि वह वापस लौटकर होटल जाए, केवल सिर्फ इसलिए कि उनकी इच्छा व आज्ञा के बिना, उनकी यानी यहाँ पर डॉक्टर सराफ की इच्छा या आज्ञा के बिना प्रभा खेतान अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकती। और ये सजा भी उसको इस रूप में मिली है कि वह अपनी इच्छा से उसने $250 में लेदर का एक बैग खरीदा था, इस रणनीति के तहत कि आने वाले समय में वो लेदर को लेकर अपनी कोई कार्य योजना बनाएगी। पुरुष ये कैसे सहन कर सकता है कि स्त्री अपनी बुद्धि व रुचि से आर्थिक निर्णय लेने का साहस दिखाए। दरअसल इस पितृसत्तात्मक समाज में रचा बसा पुरुष हमेशा ये मान सकता है कि औरत के पास बुद्धि नाम की कोई चीज होती ही नहीं। मान सकता क्या, वो मानता है कि उस स्त्री के पास कभी बुद्धि नहीं होती है। और आत्मकथा में अगर हम देखें तो डॉक्टर सराफ ऐसे ही पुरुष के रूप में हमारे सामने आते हैं, जो अपने पुरुष होने के दम में स्त्री को हर मोर्चे पर कम आंकते हैं और अपने से सशक्त,
समर्थ स्त्री को प्रताड़ित करने का कोई भी अंश नहीं गंवाते हैं। आत्मकथा क्या जीवन में भी हम इस तरह के मौके अक्सर देखते हैं, जहां पर स्त्रियां अगर आर्थिक निर्णय लेने का साहस जुटाती हैं तो पुरुष के स्वाभिमान को अक्सर चोट पहुंचती है। आत्मकथा में भी जब प्रभा खेतान इस तरह का निर्णय लेती हैं तो उन्हें फुटपाथ पर अकेले छोड़ दिया जाता है, यहाँ तक कि उनका वॉलेट भी अपने साथ और पासपोर्ट भी अपने साथ ले जाते हैं डॉक्टर साहब। इसलिए एक असहाय और कमजोर स्त्री का ये बिंब आत्मकथा में शुरू होता है, लेकिन ये शुरू होते ही समाप्त नहीं होता, बल्कि प्रभा खेतान का ये कमजोर पक्ष, असहाय पक्ष और अधिक विकराल व भयावह उस समय हो जाता है जब प्रभा खेतान दूसरी औरत के खांचे से बाहर निकलने में अपने को असमर्थ पाती हैं। भय, आतंक और असमर्थता के चलते मिसिस सराफ की सहेली से वे न सिर्फ प्रताड़ित होती हैं, बल्कि आत्मसम्मान को ताक पर रख उनके पैरों पर भी गिर जाती हैं। दरअसल देखा जाए तो आत्मकथा के अंत में जिस सशक्त, स्वावलंबी, अपने जीवन का स्वयं चुनाव करने वाली प्रभा खेतान के दर्शन होते हैं, वह आत्मकथा के आरंभ में एक साधारण सी स्त्री के रूप में दिखती है, जो पितृसत्ता में एक भली औरत का किरदार ओढ़े रहती है, क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज के भीतर भली औरतें ही स्वीकृत हैं। वो औरतें कभी स्वीकृत नहीं हैं जो अपना निर्णय खुद लेती हैं, अपना चुनाव खुद करती हैं या आर्थिक रूप से सशक्त होती हैं। यहाँ यानी इस पितृसत्तात्मक व्यवस्था में सिर्फ कुंवारी कन्याओं और पत्नियों की जरूरत होती है। विधवाएं और वृद्धाएं तो तीर्थ में रहती हैं, लेकिन परित्यक्ताएं, वंचिताएं, तलाकशुदा स्त्रियों को कहाँ रखा जाए, उनकी उपस्थिति से क्या देखा जाए, समाज की मुख्य धारा में उनका क्या काम है, ये सारे के सारे सवाल आत्मकथा में उठाए गए हैं। इसीलिए प्रभा खेतान इस भली औरत की भूमिका को जाने अनजाने निभाते हुए आजीवन मातृत्व के सुख से वंचित रहती है। कुंवारी मां इस पितृसत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और प्रभा खेतान भी, क्योंकि आत्मकथा के प्रारंभ में एक कमजोर, असहाय, एक ऐसी स्त्री के रूप में सामने आती है जो पितृसत्ता के ही आवरण को दरअसल अपने ऊपर जिसने ओढ़ा हुआ है, इसीलिए प्रभा खेतान कुंवारी मां बनने का साहस इस समाज के भीतर नहीं ले सकती। दरअसल प्रभा खेतान आजीवन दिक् काल के निश्चित दायरे में अपने स्वभावगत तमाम विरोधाभासों को जीती रहती हैं। प्रभा खेतान की इन विवशताओं व कमजोरियों के आधार में था उनका अनाथ व उपेक्षित बचपन, जिसने प्रभा खेतान के जीवन को परिवार व समाज में हमेशा हाशिए पर रखा। और यही हाशियाकरण बाद के जीवन में प्रभा खेतान की विद्रोही चेतना और उनकी अस्मिता निर्माण का आधार भी बना। अगर बचपन उनका अनाथ और इस तरह से उपेक्षित नहीं बीता होता तो संभवतः वो इस विद्रोही चेतना और अस्मिता निर्माण की यात्रा पर शायद निकल ही नहीं पाती। भारतीय समाज, जहां लड़की होना अपने आप में ही अभिशाप हो और वहां सांवली लड़की हो तो वह अपराध हो जाता है, इसे समझा जा सकता है। अपने इसी सांवलेपन के कारण प्रभा खेतान परिवार व समाज में सदैव उपेक्षित व अनाथ ही बनी रही। ममत के लंबे इंतजार ने उनके भीतर अभावों की एक दुनिया रच दी, पर इन अभावों और हाशियाकरण के बीच प्रभा खेतान ने जीवन का अर्थ भी जाना और जाना पितृसत्ता की संरचना और उसके षड्यंत्रों को भी। लेकिन प्रभा के लिए जीवन का हाशियाकरण इतने भर से समाप्त नहीं हुआ। 9 साल की उम्र में
दूर के भाई की यौन हिंसा का शिकार प्रभा ने बचपन में ही झेला था। पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री के जीवन की इसे नियति ही माना जाए, क्योंकि अक्सर संयुक्त परिवारों में स्त्रियों को इस तरह के दंश झेलने पड़ते हैं। प्रभा ने भी झेला। दाई माँ से स्त्रियों के जीवन में कालिख लगने और कहर ढह जाने के अर्थों को जाना और समझा, और जाना इन अर्थों के पीछे छिपी उन सत्ता संरचनाओं को जिनमें स्त्रियां गढ़ी जाती हैं, और उसी गढ़ंत को अपना मूल्य सार तत्व मान लेती हैं। ऊपरी तौर पर देखने पर प्रभा खेतान की पहली छवि इसी गढ़ंत में रची बसी कमजोर स्त्री की लगती है, लेकिन प्रभा खेतान इन्हीं गढ़ंतों को पहचानती है, उनसे संघर्ष करती है और आत्मकथा के अंत तक पहुंचते हुए अपने जीवन का निर्धारण स्वयं करती एक नई स्त्री के रूप में हमारे सामने आती है। आत्मकथा के दूसरे चरण में हम प्रभा खेतान को तृप्ति की लालसा में एक अतृप्त विद्रोहिणी के रूप में देखते हैं। बचपन से ही परिवार व समाज में रंग, लिंग, जाति व नस्ल की जिन अवधारणाओं से प्रभा खेतान का सामना हुआ, धीरे धीरे वे अवधारणाएं प्रभा खेतान को व्यर्थ व खोखली लगने लगी, क्योंकि इन अवधारणाओं ने प्रभा को परिवार व समाज में उपेक्षाओं व अतृप्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं दिया। यहाँ तक कि कॉलेज के सहपाठियों के बीच भी प्रभा हमेशा अजनबी ही बनी रही। अतीत की यह दहशत सदैव उनकी स्मृतियों में जमी रही, बसी रही, और साथ ही बंगाली समाज में अपने अल्पसंख्यक होने के दंश को भी प्रभा खेतान ने झेला था। प्रेसिडेंसी कॉलेज में बंगाली दोस्तों द्वारा लगातार शोषक और लुटेरे होने की अनुभूति कराई गई, जिसने प्रभा खेतान के मन मस्तिष्क को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। वह अपनी मारवाड़ी पहचान को बार बार रगड़ रगड़ कर मिटाने की कोशिश करती रही, लेकिन पेंसिल से खींची हुई लकीरें, जैसा कि वे कहती भी हैं, अक्षरों और तस्वीरों को मिटा पाना संभव नहीं होता। इसलिए उस क्लास के बंगाली माहौल में वह लगातार अकेली पड़ती रही और अपनी मारवाड़ी पहचान को झेलने में, मिटाने में असमर्थ होती गई। अभावों के संसार में तृप्ति और सुरक्षा की कामना से 22 वर्षीय प्रभा खेतान लगभग अपने से दुगनी उम्र के 40 वर्षीय 5 बच्चों के पिता डॉक्टर सराफ की तरफ आकर्षित होती हैं। डॉक्टर सराफ के साथ प्रभा खेतान का संबंध पारिवारिक सामाजिक यातनाओं व उपेक्षाओं के विरुद्ध उनकी पहली प्रतिक्रिया के रूप में पाठकों के सामने आत्मकथा में आता है। डॉक्टर सराफ की बाहों में वे अपने को पहली बार सुरक्षित और सुंदर महसूस करती हैं, ममत्व के अर्थ से परिचित होती हैं, यहाँ तक कि चुनाव कैसे होना चाहिए, प्रतिबद्धता क्या शब्द है, इन शब्दों के अर्थों को भी समझती हैं और इस चुनाव से मिले दायित्व बोध से भी परिचित होती हैं। इसीलिए वे तय करती हैं कि जो भी सही गलत है उसी पर आगे जाना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना। स्त्री लेखन में हम लगातार देखते हैं कि स्त्रियां अपने लेखन के माध्यम से या अपने जीवन में अतीत में नहीं देखना चाहती, वे आगे बढ़ना चाहती हैं, क्योंकि पीछे मुड़ना उन पुरानी परंपराओं में फिर से जकड़े जाना है और आगे बढ़ना भविष्य की निशानी है। इसीलिए प्रभा खेतान डॉक्टर सराफ व अपने बीच विवाह नामक संस्था को न सिर्फ अस्वीकार करती हैं, बल्कि विवाह नामक संस्था को ही एक ओवररेटेड संस्था मानती हैं। ये अलग बात है कि इस संबंध के चलते वे आजीवन प्रेमिका और रखेल के बीच अपने वजूद को, अपने अस्तित्व को तलाशती रही। वो कहती भी हैं आत्मकथा में, मैं प्रभा खेतान, मैं कौन हूँ? क्या मेरी कोई पहचान नहीं है? मैं सधवा नहीं क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई, मैं विधवा नहीं
क्योंकि कोई दिवंगत पति नहीं, मैं कोठे पर बैठी हुई रंडी भी नहीं, क्योंकि मैं अपनी देह का व्यापार भी नहीं करती, मैं किसी पर निर्भर भी नहीं करती, स्वावलंबी हूँ, अपना भरण पोषण खुद करती हूँ, स्वेच्छा से अपने जीवन का वर्ण किया है, मैं अबोध हूँ, अबोध माने मूर्ख। दरअसल इस तरह के सवाल आत्मकथा में लगातार प्रभा खेतान के सामने आते हैं, विशेष रूप से तब जब वो डॉक्टर सराफ द्वारा प्रताड़ित होती रहती हैं। उन्हें लगता है वह मूर्ख हैं। दरअसल यह मूर्खता अपने जीवन का वर्ण करने वाली स्त्री की नहीं, बल्कि बचपन से अभावों में पली स्त्री की अबोधता है। ये अबोधता ही उन्हें कुंवारी होने पर भी गर्भ धारण करने से रोकती है। पर धीरे धीरे डॉक्टर सराफ के साथ उनका ये संबंध भी पितृसत्ता के मानकों से ही निर्धारित व नियंत्रित होने लगता है। डॉक्टर सराफ प्रेमी कम पितृसत्ता के प्रतिनिधि अधिक लगने लगे और पहले से ही कमजोर स्त्री को भावात्मक रूप से असुरक्षित करते रहे और न सिर्फ उसकी पूंजी बल्कि उसके वजूद को ही निर्धारित व नियंत्रित करने लगे। यहाँ तक कि बड़ी आसानी से हम आत्मकथा में देखते हैं, जब प्रभा खेतान को गर्भ ठहरता है तो उसका सारा दायित्व यह कहते हुए प्रभा पर डाल देते हैं कि तुम औरत हो, इसकी कीमत तुम्हें ही चुकानी पड़ेगी। गर्भपात और मां बनने की सारी संभावनाओं की समाप्ति ने प्रभा खेतान के अंदर एक रिक्तता का बोध भर दिया। अपने सूनेपन और अकेलेपन के बीच प्रभा खेतान इस संबंध को व्यापारिक और व्यवहारिक रूप से निभाती रहीं। लेकिन इतना तो समझ में उन्हें भी आ गया कि डॉक्टर सराफ के साथ जिन सपनों को उन्होंने देखा था वे कभी पूरे नहीं हो सकते। वह कहती भी हैं आत्मकथा में एक जगह कि मैंने और डॉक्टर साहब ने जिस चांद को साथ साथ देखा था वह नकली चांद था। हमने जो कविता गुनगुनाई थी वह किसी और की कविता थी। जिस चिड़िया ने हमें पहले एक दूसरे से लिपटे देखा था, भूले भटके वे हमारी मुंडेर पर आ जाती थी। अन्यथा हमारा अपराध था कि हम प्यार करते थे जैसे हजारों स्त्री पुरुष करते हैं, लेकिन हजारों स्त्री पुरुषों की शादी नहीं होती, वे अलग अलग हो जाते हैं। और प्रभा खेतान की भी शादी नहीं हुई थी। दरअसल प्रभा खेतान अपने जीवन में जिसे विद्रोह मान रही थी, दरअसल वह पहल तो उसे विद्रोह जैसा लगता था, पर धीरे धीरे विद्रोह लगने वाला ये संबंध भी पितृसत्ता के मूल्यों से ही निर्धारित व नियंत्रित होने लगा था। प्रभा खेतान तो पितृसत्ता के षड्यंत्रों को समझने में सक्षम हो गई, पर डॉक्टर सराफ पुरुष बनकर ही रह गए। वे नहीं समझ सके कि पुरुषत्व भी एक गढ़ंत है और वे भी इस गढ़ंत का हिस्सा होते हैं और बार बार अपनी बर्बरता का ऐलान करते हैं। वे ये मानकर चलते हैं कि प्रभा पर उनका पूरा अधिकार है, लेकिन ये अधिकार एक प्रेमी के नाते है, वह उसको कानूनी अधिकार नहीं देना चाहते हैं। प्रभा खेतान की इस आत्मकथा में अगर हम तीसरा चरण देखें तो वह हमें मिलता है संघर्ष का चरण, संघर्ष का वो चरण जो सबलीकरण तक जाता है। प्रभा खेतान को लगा कि उनके व्यक्तिगत जीवन की सारी कालिख धुल जाएगी यदि वह आर्थिक रूप से सबल हो जाते हैं। इसके लिए वह निर्यातक बनना चाहती हैं। स्त्री की अस्मिता निर्माण, उसके स्वावलंबन या सशक्तिकरण की इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा होता है अपना परिवार व समाज। इसलिए प्रभा खेतान का पहला विद्रोह उनके उस समाज में था जहां शिक्षा से अधिक पैसे का बोलबाला था। उन्हें जल्द ही यह समझ में आ गया कि औरत की सारी ताकत उसके पर्स में निहित है। इस पर्स की ताकत को हासिल करने के लिए प्रभा खेतान विदेश से ट्रेनिंग लेकर फॉरगेट नाम का एक हेल्थ क्लब खोलती हैं, चमड़े का व्यापार करती हैं और कोलकाता चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष भी चुनी जाती हैं। इस रूप में वे समाज द्वारा निर्धारित की गई स्त्री छवि का अतिक्रमण करती हैं, अपनी पहचान खुद बनाती हैं और उस पहचान को स्थानीय से वैश्विक में भी रूपांतरित करती हैं।
रूपांतरण की यह प्रक्रिया कठिन अवश्य थी, पर असंभव नहीं। इसीलिए आत्मकथा के पहले हिस्से में हम जहां पर रोती हुई चप्पलों से अपना सिर पीटती कमजोर स्त्री के रूप में प्रभा खेतान को देखते हैं, वहीं आत्मकथा के दूसरे हिस्से में आर्थिक रूप से सशक्त स्त्री के रूप में प्रभा खेतान का बिंब उभरता है। लेकिन विडंबना है कि आर्थिक सशक्तिकरण के बावजूद अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रभा खेतान दूसरी औरत की छवि से बाहर नहीं निकल सकती। आजीवन दुओ रानी और सुओ रानी के बीच अपने को तलाशती रहती हैं। अगर हम यहाँ देखें तो औरत की जो आर्थिक आत्मनिर्भरता भी है, वह उसकी सामाजिक हैसियत को नहीं बदल पा रही है। प्रभा खेतान की भी सामाजिक हैसियत उसकी आर्थिक स्थिति से नहीं बदलती, क्योंकि औरत का जो आर्थिक अवदान है उसको समाज स्वीकार ही नहीं करना चाहता। उसके श्रम को, उसके आर्थिक अवदान को लगातार समाज में नकारा जाता है। इसीलिए वह आत्मकथा में लिखती भी हैं कि औरत के आर्थिक अवदान को नकारने की परंपरा रही है। पहले गृहस्थी में उसके श्रम को नकारा जाता है, फिर मुख्य धारा में यदि उसे स्थान दिया जाता है तो स्त्री को या तो अपवाद मानकर पुरुष वर्ग अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेता है, या फिर उसे परे धकेल दिया जाता है। और आने वाले वक्त में प्रभा खेतान मानकर चलती हैं कि औरत की सबसे बड़ी लड़ाई इस मुख्य धारा में बने रहने की होगी। लेकिन प्रभा खेतान ये भी जानती हैं और समझती हैं कि सिर्फ व्यापार करने से मुख्य धारा में नहीं आया जा सकता। पीढ़ियों से हम पितृसत्तात्मक समाज में औरत की जो छवि बन चुकी है उसे बदलने में अभी समय लगेगा, और उसके लिए एक रणनीति बनानी होगी, व्यावहारिक रणनीति। और ये रणनीति स्त्री पुरुष के बीच के मौलिक अंतर को ध्यान में रखकर बनानी होगी, तभी कुछ आगे बदलाव किया जा सकता है, जीवन को अर्थ दिया जा सकता है, मूल्यों को बचाया जा सकता है, पुरानी गढ़ंतों को तोड़ा जा सकता है और नई मूल्यों को स्थापित किया जा सकता है। प्रभा खेतान के आर्थिक और सामाजिक सबलीकरण की प्रक्रिया मानसिक सशक्तिकरण के बिना अधूरी है। इसी मानसिक सबलीकरण और दृढ़ता ने उन्हें एक सफल व्यापारी के साथ एक सफल नारीवादी लेखिका के मुकाम तक पहुंचाया। ये ठीक है कि आत्मकथा में उनकी लेखकीय यात्रा के संदर्भ अधिक नहीं है, परंतु उनकी वैचारिकता का निर्माण करने वाले सूत्र आत्मकथा में हमें जगह जगह मिल जाते हैं। सिमोन द बुआ से लेकर मार्क्स व दर्शन के गूढ़ रहस्यों, अपने समकालीन राजनीतिक आंदोलनों, विदेश यात्रा के दौरान आइलिंक, युंग व मरील के जीवन अनुभवों से प्रभा खेतान अपनी वैचारिकता का निर्माण करती हैं, अपनी उस वैचारिकता का जो उन्हें आत्मकथा लिखने या अपने लेखन में मदद करती है। इसी वैचारिकता के आलोक में उन्होंने समझा व जाना, स्त्री पैदा नहीं होती, बना दी जाती है। स्त्री होने की गुलामी को समझा और ये भी समझा स्त्री होना कोई अपराध नहीं है। स्त्री होकर केवल आंसू ही नहीं बहाना है, और भी काम करने हैं। अपने होने और पाने की प्रक्रिया में ही प्रभा खेतान अपने अंतर्विरोधों से, यहाँ तक कि अपनी दुर्बलताओं से भी लड़ती हैं। वो बार बार अपनी कमजोरियों को, अपनी दुर्बलताओं को लेकर सवाल करती हैं। भय, आतंक, असमर्थता, क्या था मेरे पास जिसने मुझे उनके पैरों में गिराया? वे अपनी कमजोरी को समझने की कोशिश करती हैं। अपनी नारीवादी दृष्टि से अपने व डॉक्टर, अपने व अपनी माँ के संबंधों को भी परिभाषित करती हैं, और इसी प्रक्रिया के तहत आजीवन अपनी माँ से दूरी महसूस करने के बावजूद अपनी विद्रोही चेतना को अपनी माँ की विद्रोही छवि से जोड़कर देखती हैं। यहाँ तक कि मिसिस सराफ की रणनीति को दमित व्यक्ति की रणनीति की तरह समझने की कोशिश भी करती हैं, और ये कोशिश इसीलिए है क्योंकि वे एक नारीवादी दृष्टि से संपन्न होती हैं, अपने को वैचारिक रूप से संपन्न करती हैं,
इसीलिए वे अपनी माँ को भी और डॉक्टर सराफ की पत्नी को भी समझने की कोशिश करती हैं। वे मानती हैं दमित व्यक्ति की अपनी रणनीति होती है। जोड़ तोड़ का सारा तर्क उसके जीवन की पहली शर्त है। अपनी इसी नारीवादी दृष्टि के बावजूद प्रभा खेतान कामकाजी स्त्री के लिए पति की नहीं पत्नी की कामना करती हैं। ऊपरी तौर पर देखने पर ये प्रभा खेतान के अंतर्विरोध लग सकते हैं, पर वास्तविकता में ये नारीवादी होने के बावजूद अवचेतन में बचे रह गए पितृसत्ता के अवशेष हैं, ना कि पत्नीत्व नामक संस्था को कमतर आंकने का सवाल। इन्हीं अवशेषों के चलते प्रभा खेतान डॉक्टर सराफ के अतिरिक्त किसी अन्य से आजीवन जुड़ नहीं सकी। यहाँ तक कि जर्मनी यात्रा के दौरान व्यापारी हैंस की प्रेयसी के प्रेम निवेदन पर जिस तरह से प्रभा खेतान की प्रतिक्रिया होती है, वे भी दरअसल पितृसत्ता के बचे खुचे संस्कारों का ही परिणाम था। वह अपने आप से सवाल करती हैं, क्या इसीलिए मैं उसे प्यार नहीं कर पाई क्योंकि वह स्त्री थी, या मेरे संस्कारों के दबाव ने जीवन के कोमल आत्मीय क्षण को दूर धकेल दिया। आत्मकथा में प्रभा खेतान के अतिरिक्त उनकी माँ, मिसिस सराफ, आइलीन युंग और मरील आदि कुछ और स्त्रियां भी आती हैं। ये सारी स्त्रियां किसी न किसी स्तर पर अपने अपने देश काल में उत्पीड़ित स्त्रियां हैं, प्रताड़ित हैं ये सारी कहीं ना कहीं। इनकी पीड़ाएं किसी देश काल विशेष की पीड़ाएं नहीं, बल्कि ये सारी जो इनको यातनाएं मिली हैं, ये सारी औरत होने की नियति को झेलती अर्धमानव की छवियां हैं, और औरत होने के कारण ही इन्हें ये सारी यातनाएं मिली हैं। उत्पीड़न की छवियां होने पर भी ये स्त्रियां प्रभा खेतान के नारीवादी दृष्टिकोण के निर्माण का पहला पाठ हैं। प्रभा इन सभी से अलग अलग स्तर पर एक तादात्म्य महसूस करती है। इनके अनुभव सत्य से देश काल की सीमाओं के पार पितृसत्ता के स्वरूप व संरचना से परिचित होती हैं, और इस निष्कर्ष पर पहुंचती हैं केवल पैंट कमीज पहन लेने या मेकअप कर लेने से कोई औरत सबल नहीं हो जाती है। दुनिया का कोई कोना भी ऐसा नहीं जहां औरत के आंसू ना गिरे हों। एक तरह से निजी शोषणों की सामूहिक इतिहास बोध से वह जोड़कर देखती हैं, और एक विश्व भगनीवाद का जो एक नारा दिया जाता है, उसमें उस नारे के तहत यहाँ सारी स्त्रियां आपस में उत्पीड़न के कारण, अपनी यातनाओं के कारण, जो औरत होने के कारण वे झेल रही हैं, जुड़ती हुई हमें दिखती हैं। अगर इस पूरी पृष्ठभूमि में हम आत्मकथा को देखें, अनन्या से अनन्य आत्मकथा को देखें, तो पितृसत्ता द्वारा गढ़ी गई स्त्री की इकहरी छवि को ध्वस्त करती हुई प्रभा खेतान के रूप में हमें एक ऐसी संघर्षशील स्त्री का बिंब रचती है जो ना पूरी तरह से उदारवादी ही दिखती है, न मार्क्सवादी, न परंपरा से चिपकी हुई, और ना ही आधुनिकता को भली भांति ओढ़ पाती स्त्री। बस दिक् काल के निश्चित दायरे में अपने स्वभावगत तमाम अंतर्विरोधों को जीती हुई स्त्री दिखती है, जिसके लिए एक और मुक्ति की उड़ानें थी, तो दूसरी ओर पुनः लौटकर उसी दायरे में बंधे रहने की विवशता भी थी। लेकिन इन सारे दायरों और विवशताओं के बीच में प्रभा खेतान अपने जीवन को नया अर्थ देती हैं, और इस अर्थ के साथ ही वे अपने आप को बचाती हैं, अपने मूल्यों को बचाती हैं, नए मूल्यों को संजोती हैं। हाँ, वो टूटती हैं, बार बार टूटी हैं, पर कहीं चोट के निशान नहीं। लेकिन दुनिया के पैरों तले रौंदे जाने के बावजूद जिंदगी को झेलती नहीं है, बल्कि हंसते हुए जीती हैं। और जीने की इसी प्रक्रिया का परिणाम है कि अन्या से अनन्या पितृसत्ता और उसके मूल्यों से संघर्ष करती एक साधारण स्त्री की असाधारण सफलता की रचनात्मक व ईमानदार यात्रा बन जाती है, उनके सशक्तिकरण की एक बाखूबी प्रस्तुत करती यात्रा बन जाती है।